सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार जाएंगे, जहां वे 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचेंगे। खटीमा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, साथ ही रात्रि विश्राम भी खटीमा में ही करेंगे। तो पूरी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पंचायती राज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिद्वार जाएंगे, जहां वे 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा पहुंचेंगे। खटीमा में भी मुख्यमंत्री का कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। साथ ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री खटीमा में ही करेंगे। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना। ज्योत्सना, मुख्यमंत्री का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री के आज काफी बिजी शेड्यूल है, जहां वो देहरादून में कई मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं वो हरिद्वार भी जाएंगे, जहां वो जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ करेंगे। और इसके बाद वो खटीमा जाएंगे, जो उनका अपना गृह क्षेत्र है, उनका घर है। वहां पर भी वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम उनका खटीमा में ही होगा। अनुज, अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह काफी अहम कह सकते हैं कि मीटिंग है, जिसमें ये वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान में होनी है। और आप जानते हैं कि वाडिया संस्थान हिमालय पर शोध करने के लिए पूरे देश दुनिया में मशहूर है। चाहे हम ग्लेशियर्स की बात करें, अर्थक्वेक की बात करें, भूगर्भीय जितनी भी हलचलें होती हैं, उन सब के बारे में इस शोध संस्थान के माध्यम से रिसर्च होते रहे हैं। और केंद्र सरकार ने खास तौर पर इसे ग्लेशियर स्टडी सेंटर बनाया है, यानी हिमालयी क्षेत्र में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उन पर स्टडी करने के लिए खास तौर पर वाडिया संस्थान को एक किस्म से निर्देशित किया गया है और लगातार रिसर्च होते रहते हैं। तो आज वहां पर भी एक सेमिनार है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में हिमालय से ही उत्तराखंड मौजूद है। हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी ग्लेशियर्स, पहाड़, पर्यावरण और अर्थक्वेक, सबका नाता उत्तराखंड से है। तो ऐसे में इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें जाने माने विशेषज्ञ शामिल होंगे और उन सबसे रूबरू होंगे। अनुज जी जी, ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। फोन ही नहीं उठा रहा। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में 29 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसके अलावा उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में अब 10 साल की सजा होगी और राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून में ये बड़ा संशोधन किया है। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों का पुनर्वास करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। पुनर्वास वन अधिनियम 2013 के तहत ही किया जाएगा। इसके अलावा पशुपालकों को भी राहत दी गई है। पशुपालकों को भूसे पर मिलने वाली सब्सिडी को 50% बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता राजधानी देहरादून से ज्योत्सना। ज्योत्सना, कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े प्रस्ताव लिए गए हैं धामी सरकार की ओर से?
अनुज कैबिनेट ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, कौन से बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है? देखिए अनुज, 29 मुद्दे थे जिस पर कैबिनेट में चर्चा हुई, लेकिन अगर अहम निर्णयों की बात करूं तो सबसे अहम निर्णय जो अपने आप में कहा जाएगा, आप जानते हैं कि इस समय किस तरीके से धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश की लहर है और इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इस मामले में कैबिनेट ने एक सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया है और अब धर्मांतरण को एक किस्म से अपराध माना जाएगा और इस अपराध की सजा अधिकतम 10 वर्ष होगी। इसका कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दे दिया है। इस आशय का जो भी विधेयक होगा वो सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा नैनीताल में हाईकोर्ट को लेकर के बहुत समय से बातें होती थी, कभी नाराजगी होती थी, कभी कोई बात होती थी कि हाईकोर्ट को वहां से शिफ्ट किया जाए, लेकिन आखिरकार कैबिनेट ने अपना सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है, अपनी सहमति जता दी है कि अब नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से कई बार जजेस का या वकीलों की नाराजगी रही। नैनीताल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप जानते हैं, वहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ होती थी और कई बार ये हाल होते थे कि शहर से पहले ही 5-5 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता था। लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही के चलते कई बार जो न्याय प्रक्रिया है या जो काम होते थे उसमें व्यवधान आ जाता था। तो इस तरीके से कई दिक्कतें थी, विस्तार होने की संभावना वहां पर बहुत कम थी। तो अब हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट ने दे दी है। इसके अलावा अगर मैं अहम जानकारी की बात करूं तो विधानसभा के सत्र को भी 29 नवंबर से जो होना है उसको भी कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दे दिया है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में जो हेलीपैड है वहां पर जो अराइवल है वो ओम की आकृति का होगा, यानी कि जब आप शिप के द्वार पहुंचेंगे और आप हेली सर्विस से पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको ओम के दर्शन वहां पर होंगे। इस तरीके से एक राज्य सरकार ने उसका पूरा डिजाइन तैयार करवा लिया है। ये अपने आप में केदारनाथ के लिए दूसरी एक बहुत अच्छी सौगात होगी। साथ ही जमरानी बांध स्थापितों को लेकर भी कल कैबिनेट ने अपना अनुमोदन दे दिया है, क्योंकि 1300 से ज्यादा परिवारों को वहां से पुनर्वासित किया जाना है। तो जो सरकार की पहले से ही नीति बनी हुई है पुनर्वास की, उसी के अकॉर्डिंग इन सभी परिवारों को पुनर्वासित किया जाएगा और जमरानी बांध निर्माण की जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। अनुज, ज्योत्सना, एक इस बीच में एक प्रश्न जरूर आपसे करना चाहूंगा कि हल्द्वानी आपने शिफ्ट किया हाईकोर्ट को, केवल इसकी वजह केवल ये थी कि नैनीताल एक बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, लगातार 12 महीने वहां पर टूरिस्ट आते रहते हैं, इसी कारण जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित होती है। लेकिन हल्द्वानी भी अपने आप में एक बड़ा डेस्टिनेशन है, यहाँ भी लोग पहुंचते हैं। जाहिर तौर पर आप जानती हैं कि हल्द्वानी में ही लैंसडाउन है, जहां पर देश भर क्या दुनिया भर के जो प्रकृति प्रेमी हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। तो क्या यहाँ पर वो सारी दिक्कतें पेश नहीं आएंगी जो नैनीताल में होती थी? देखिए अनुज, हल्द्वानी और नैनीताल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना बहुत जरूरी होगा। नैनीताल में जैसे मैंने कहा कि समय के साथ हाईकोर्ट में काम बढ़ गया है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, विस्तार की संभावनाएं कम थी। और आप भी जानते हैं कि जब राज्य बना था तो उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत देहरादून को स्थायी राजधानी, जो आज 22 साल बाद भी है, बनाया गया था और क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले हुआ करता था पूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का। तो वहां से एक बेंच को, यानी कि
नैनीताल को हाईकोर्ट के तौर पर तब्दील किया गया था और ये कहा गया था कि एक हाईकोर्ट कुमाऊं में होगा तो राजधानी गढ़वाल रीजन में होगी, तो एक सामंजस्य बिठाया गया था। कोई वहां पर हाईकोर्ट का स्थायी निर्माण नहीं किया गया, कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया, वो एक व्यवस्था चली आ रही थी। और ऐसे में हाईकोर्ट के आप जानते हैं कि कर्मचारी हैं, जजेस हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। हाईकोर्ट का एक अपना सिस्टम होता है, इस तरीके से सारी चीजों की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो नैनीताल में हो नहीं पा रही थी कि नैनीताल ऑलरेडी डेस्टिनेशन होने की वजह से कंजेस्टेड एरिया है, हिली एरिया है, बहुत ज्यादा वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से राजधानी बड़ा है, वहां पर भी बहुत मूवमेंट। गेट हल्द्वानी को कहा जाता है, लेकिन हल्द्वानी नहीं आता है और यहाँ विस्तार की संभावना है। जैसे कि हाईकोर्ट बनता है और दूसरा परिसर उससे 2 किलोमीटर दूर भी बनता है तो इजीली आ जा सकता है, लेकिन पहाड़ में ये संभव नहीं है। आप पहाड़ का रास्ता जानते हैं कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां के वकील भी चाहते थे, बहुत सारे लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं, और सबसे व्यवसायी भी कई बार नाराज होते थे क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश पर माल रोड बंद कर दी जाती थी। अब माल रोड आप सोचिए कि अगर व्हीकल नहीं चलेगा तो फिर टूरिस्ट कैसे आएगा। तो कुछ चीजें होती थी जिससे एक कह सकते हैं कि टकराव की, हालांकि कोर्ट से कोई डायरेक्ट टकराव नहीं लेता था, लेकिन अधिकारी भी परेशान रहते थे, व्यवसायी भी परेशान रहते थे। तो उन सब चीजों को देख की बात हुई और हर जगह भी चिन्हित कर ली गई है जहां पर हाईकोर्ट को बनना। तो ये सारी चीजें बहुत कह सकते हैं कि दूरदर्शी आने वाले समय में विस्तार को देखते हुए, हाईकोर्ट के कामकाज को देखते हुए, उस को देखते हुए ये शिफ्टिंग का निर्णय लिया गया है। जी जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अधिवक्ताओं की प्रक्रिया सामने आई है। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी का कहना है कि यह सरकार की व्यवस्था है और इससे पहले मुख्य न्यायाधीश समेत अन्य जजों ने संतुति दे दी थी। ये निर्णय वादाकारियों के हितों को देखते हुए आ रहा है। प्रभाकर जोशी ने बताया है कि बार ने न्यायालय के स्थानांतरण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि अधिवक्ता अलग अलग बटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ समय पहले ही इसकी जानकारी मिली है और इसकी गहराई में जानकारी के बाद ही अधिवक्ताओं की राय मानी जाएगी। न्यायालय में अधिवक्ताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहां पर अभी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। जो कैबिनेट ने जो ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में जो आज ये पास किया है, तो इसके बारे में अभी हमने शाम को ही ये खबर वायरल हुई थी तो उसमें हमने देखा। तो अभी इसमें इसकी तह में जाने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आगे जो देखा जाएगा उसके बाद फिर ये बात हम अधिवक्ताओं के बीच में रखेंगे। अब अधिवक्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकार की आज एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें उनके द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो कि रूप से नैनीताल में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा स्थापित है, उसको हल्द्वानी स्थानांतरित करने के ऊपर एक मोहर लगाई गई है। ऐसा हमको व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञात हुआ है। अभी जब तक हम कैबिनेट के निर्णय को नहीं देख लेते हैं, कुछ कहना उचित नहीं लगता है। तब भी कल हम हाईकोर्ट में इस संबंध में एक मीटिंग करेंगे और इसकी वैधानिकता को परखकर आगे की कार्यवाही निश्चित करेंगे। शिफ्ट करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये सेंटिमेंटल वैल्यू तो नैनीताल के लिए इसकी है ही हाईकोर्ट की, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकलिटी में भी इसको देखना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन का विस्तार होना है इस हाईकोर्ट का, और नैनीताल शहर है जिसकी इकोलॉजी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, पहले से उसमें बहुत सा बाहर है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल लहजे से देखा जाए तो ये बहुत ही उचित फैसला है। और ये कभी ना कभी होना ही था, क्योंकि नैनीताल शहर जो उसकी टोपोग्राफी है, जो वहाँ की इकोलॉजी है, उस हिसाब से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का बोझ झेलने में वो सक्षम नहीं है। और जो वादकारी भी हैं प्रदेश भर से जो आते हैं, उनको भी कन्वीनियंट स्थान पर हाईकोर्ट को इजीली जस्टिस मिलेगा।
और जहाँ पे रहने का स्थान सस्ता हो, आवागमन सस्ता हो, ऐसी जगह पर अगर हाईकोर्ट बन रही है तो ये स्वागत। उत्तराखंड में पशुपालन व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए देहरादून में पशुपालन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पशुपालन मंत्री सौरभ और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी शिरकत की है। इस मौके पर गोट वैली योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही 60 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा नाबार्ड से वित्त पोषित रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड योजना के तहत पशुलोक ऋषिकेश में हीफर रियरिंग फॉर्म का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने पशु चिकित्सकों को एनपीए दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत ऋषिकेश के श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भरोसा दिलाया है कि सरकार डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में राज्य सरकार को हर संभव मदद देगी। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राज्य में पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय के जरिए ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। और हमारी एम्बुलेंस वहां तक पहुंच के उनका जानवरों का उपचार करेगी, तो एक बहुत बड़ी हमारी देन है पशुपालकों के लिए। लगभग 50,000 पशुपालक हमारे डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, 13,000 हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े हुए हैं, और इन सब के लिए आज बहुत बड़ी राहत का दिन है। दूसरा, जो हमने एक गोट वैली कॉन्सेप्ट जो मैंने कंसेप्टलाइज किया था, जो मैंने सोचा था 2 महीने पहले हमारी चर्चा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले, कि हम उत्तराखंड को ये पलायन को एड्रेस करना चाहते हैं। उत्तराखंड की जो बेरोजगारी का इशू है, जिसको हर बार उठाया जाता है, इसको एड्रेस करने के लिए हमने गोट वैली कॉन्सेप्ट शुरू किया है। 5 पर्वतीय जिलों में इसकी शुरुआत करी गई है। आज हमने बागेश्वर के कपकोट में इसकी शुरुआत करी है। शुरुआत है कि पशुपालक को उसके द्वार पे इलाज मिले, और ये जो गोट वैली योजना है, ये उत्तराखंड सरकार की और विशेष रूप से सौरभ बहुगुणा जी के बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। भर्तियों को लेकर हम लगातार पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं, सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, और जहां भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को महीने में 1 दिन स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2300 से ज्यादा गेस्ट टीचरों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही स्कूलों में 4th क्लास के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बीआरसी और सीआरसी के पदों पर भर्ती को मुख्यमंत्री धामी ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये तीसरी बार हमारे माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा की एक समग्र जो है चिंतन हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो हमारे भवन ध्वस्तीकरण के करीब हैं या बिल्कुल गिरने योग्य हैं, उनमें कदार बच्चों को न बैठाया जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो किराए की बिल्डिंग लेकर के उनको शिफ्ट किया जाए। जो स्कूल के भवन खराब हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षकों के 2300 अतिथि शिक्षकों को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि आप 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करिए। इसके अलावा हमारे जो बीआरपी सीआरपी के 950 पद हैं, 950 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसमें कार्रवाई किया जाए। 4th क्लास के जो हमारे रिक्त पद हैं करीब सारे इंटर कॉलेज में या जूनियर हाई स्कूल में, उन पदों पर उनका आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाए। तो 2300 हमारे गेस्ट टीचर और लगभग 3000 के आसपास जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के हैं, 1000 हमारे बीआरपी सीआरपी के हैं, पदों को भरने के लिए भी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये
दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की जल्द ही घोषणा की जाएगी और इस बात की जानकारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाना ने धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उनका कहना है कि राज्य में खनन माफिया हावी हैं और धड़ल्ले से अवैध खनन का काम जारी है और हर चीज के रेट फिक्स किए गए हैं। आलम यह है कि बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री राज्य में भ्रष्टाचार के बोलबाले का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गढ़वाल रेंज के सभी थानों में NDPC एक्ट में जमा मालों के निस्तारण की प्रक्रिया गढ़वाल रेंज मुख्यालय में की गई है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिले सहित गढ़वाल रेंज के थानों में NDPC PS के माल की नापतौल और निस्तारण प्रक्रिया शुरू हो गई है। DIG गढ़वाल रेंज करण सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निस्तारण, भंडारण और नापतोल की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही लक्सर में पूरे माल का निस्तारण किया जाएगा। हरिद्वार और सियासी माल जनपद देहरादून में पूरे मंडल के है, ये 2 जगह कलेक्शन किया गया। तो अभी इसकी हम लोग दोबारा मेजरमेंट कर रहे हैं। इसकी समाप्ति के बाद फिर कुछ एक फॉर्मेलिटीज और है, देखा पड़ी करके हम 1 सप्ताह में इसको डिस्पोज। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए ऋषिकेश में न्याय संघर्ष समिति के आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति की शकुंतला रावत आमरण अनशन पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं और जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। धरना है, ये 32वां दिन है और हम लगातार और हम लगातार आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आज पुतला दहन करा है SIT का और हम कह रहे हैं कि वो जो 3 अपराधी हैं उनको सजा देने में तुम्हें कौन सी आफत आ रही है, और जो कि तुमने आज तक कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। लेकिन एविडेंस भी कहाँ से देते हैं? एविडेंस तो वहाँ। देहरादून के आरा घर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही आरा घर चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक पंकज महिपाल और फव्वारा चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक बलबीर ढोपाल पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और तब तक मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती उससे पहले ही पुलिस टीम ने स्थानीय दुकानदारों की सहायता से आग पर काबू पा लिया। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली अपनी बेटी और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नैनीताल पहुंचे हुए हैं, जहां से वो मुक्तेश्वर के एक रिजॉर्ट की तरफ निकल गए हैं। कहा जा रहा है कि विराट और अनुष्का यहां कुछ दिन रहेंगे। विराट और अनुष्का का कैंची धाम जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर वो नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने गीतों से समा बांध दिया।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा प्रणाम। लकी लकी